ओके, सो प्रीवियसली हमने रोटेशन स्टार्ट कर लिया हुआ था, उसमें हमने टॉर्क के बारे में स्टडी कर लिया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्ट कर दिया था। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर लिए थे। ओके, मतलब जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स थे वेल नोन, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और बहुत सारे स्ट्रक्चर, और मैंने बोला था कि सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आफ्टर दैट वी डिस्कस दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये सबको याद होगी कि किस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर याद नहीं है यार तो ये गलत है यार, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रॉपरली फोकसिंग ऑन द लेक्चर्स। सो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल देखा हुआ था पैरेलल एक्सिस का, और एक एग्जांपल परपेंडिकुलर का देखा हुआ था। ओके, तो आज हमें एग्जांपल प्रैक्टिस करनी है, और उससे पहले हमें एक पॉइंट देखना रहेगा। जैसे हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास सबको पता है। सेंटर ऑफ मास क्या है? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो किस पॉइंट के अबाउट यू कैन कंसिडर दैट द होल मास इज केप्ट एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास की इंस्टेड ऑफ दिस होल ऑब्जेक्ट यू कैन जस्ट डायरेक्टली कीप की टोटल एम यहाँ पर रखा है। पहले हम क्या है, पूरे इस ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नाउ यू कैन कीप इट एट दिस पॉइंट। ये पर्पस होता है किसका? सेंटर ऑफ मास का। सेम टाइप का पर्पस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी डिफाइन किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। सो देखें, ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास में क्या बोलते थे कि पूरा मास कहाँ पर केप्ट है? इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे केप्ट है। तो सेम चीज हम कंसिडर करेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है, एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे हम मास रख देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम पूरे मास को सेम कंसिडर कर सकते थे, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम हो जाएगा। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम any given axis, any given axis from it is a distance from any given axis on which the whole mass on which the whole mass gives same moment of inertia, same moment of inertia। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इतना कर देना है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एक रैंडम सा, और हमें इसके अबाउट चाहिए कि उसका कुछ आय होता है, इसके अबाउट उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे एम मास के ऑब्जेक्ट को, इस पूरे एम मास के ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर कर सकते हो? एक सिंगल नंबर के फॉर्मेट में कंसिडर कर सकते हो। सो इसका मतलब सपोज इस एक्सिस के अबाउट था आई, आंसर था, आप कर सकते हो कि ये पूरा मास कहाँ पर रखा हुआ है? के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सो ये पूरा मास आपको किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है? के डिस्टेंस पे केप्ट रखा हुआ है। तो के विल बिकम आवर रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन फिर से बोल रहा हूँ, ये एक ऐसी डिस्टेंस है जिसमें आप पूरा मास कंसंट्रेटेड कंसिडर कर सकते हो, बट इट इज नॉट सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। हमें क्या इक्वेट करना है इस बार? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट करना है। तो इसका मतलब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा, लेट्स से इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा, उसको पक्का हम लिख सकते हैं m इंटू ये वाली डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन, m इंटू के स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। अभी कुछ लोगों को उतना आइडिया नहीं लग रहा होगा, बट एक एग्जांपल के थ्रू तुरंत पता चल जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। एग्जांपल है,
ठीक है, अ रिंग ऑफ m, मास r, रेडियस r is free to rotate, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग। देख रहे हो, अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना होता तो फिर मैं रिंग इस तरीके से बनाता और एक्सिस इस तरीके से दिखाता, ये होती परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली। और ये भी क्या है? इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस passing through center of mass and in the plane and in the plane of ring। क्लियर? अब हमें सॉल्व क्या करना है? फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यार कुछ करना ही नहीं है, कुछ बिल्कुल भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अबाउट आए पता होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, बताओ क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट? mr square by 2। mr² by 2 सबको पता है, रिंग के लिए mr²/2 होता है। तो इसके लिए आय कितना है? mr²/2। बस हमें क्या कर देना है, हमें एक ऐसा चाहिए कि ये उसका आय सेम आ जाए। तो मतलब आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस आय लिखना ही सीखना है और उसको किससे इक्वेट करा देना है? m के स्क्वायर से। सो वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्क्वायर m कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे r/√2। क्लियर? सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस एक्सिस r/√2 डिस्टेंस पे इसका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ आया? यस सर। ओके सर हाँ पूछे। मास सेम ही लेना है ना? हाँ तभी तो कैंसिल आउट होगा ना, इसीलिए तो ये डिस्टेंस बचेगी। तो मास पूरे सिस्टम का ही हमेशा लेना है। फॉर एग्जाम्पल Yes, देख लेते हैं, सर एक बार सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ गायरेशन में डिफरेंस बताइए। देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। सपोज ये रॉड है, चलो अभी पता चल जाएगा। चलो रॉड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये रॉड है m, l की, डन। मैंने इसके अबाउट पूछा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके अच्छा, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा? L/2। L/2। कोई दिक्कत नहीं है। यस, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है? L/2। क्लियर? बट रेडियस ऑफ गायरेशन अगर बात करें, ओके तो ये कैसे निकालते हैं? अब मैं देखो यार, अब क्वेश्चन में मुझे पता है कि किस तरीके से करना है, तो मैं इतना ज़्यादा बार बार उसको इस तरीके से नहीं हैंडल करूंगा। मैं अभी इसको एज अ साइड व्यू ही कंसिडर करूंगा। मतलब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। क्या करना होता है? आय को इक्वेट करना है किससे? m M के के से। स्क्वायर तो बेटा आय कितना है? ml²/3। 3। तो इसका मतलब समझ गए ना कि k कितना आ गया? L/√3। L/√3। तो अभी डिफरेंस समझ में आया कि क्या है? ये है मैथमेटिकल डिफरेंस। रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी हो जाएगी? L/√3। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे इस पूरे मास को हटा के यहाँ पर रख देना होता है सेंटर ऑफ मास पे। ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन वो चीज है कि अगर आपको रोटेशनल सॉल्व करना है, सेम आय लेके आना है, तो कहाँ पर रखना होगा मास को? ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ आया? सेंटर ऑफ मास है जब हमें एफ सॉल्व करना है, ठीक। और जब हमें आय निकालना है तो फिर क्या यूज करते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ आया दोनों में डिफरेंस? हाँ अच्छा, ये बताओ ज्यादा कौन होगा? सेंटर ऑफ मास ज्यादा दूर है या रेडियस ऑफ गायरेशन? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। Center of mass।
अच्छा, सेंटर ऑफ मास ज्यादा दूर है। अरे भाई, ऑफ गायरेशन। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बड़ी नहीं आएगी। यस सर। यस अरे सर। यार, तुम लोग तो जलवा कर रहे हो एकदम। यहाँ पर कहीं पर होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। चले कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसे। ठीक है, मतलब आइडिया समझ आ गया ना यार, रेडियस ऑफ गायरेशन का? या और भी कुछ इसमें कराना है? नहीं ना? ओके, तो अभी हम अपना नॉर्मल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्विंग हमें प्रीवियस उसमें बाकी था, काफ़ी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था पैरेलल एक्सेस और ये सारी एक्सेस को यूज करके। तो चलो एग्जांपल कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सॉल्व करना है, ये रिंग है। ओके, तो ये रिंग है M, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा डिटेल देता नहीं है कि ये कौन सी एक्सिस है, आपको फिगर से ही समझना पड़ता है। इस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए। बताओ क्या क्या खास बात है? ये एक्सिस कैसी है? परपेंडिकुलर। टू द प्लेन ऑफ रिंग। ओके गुड। सो ये उसकी रेडियस है रिंग की, और ये इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, हमें डायरेक्ट याद है क्या इसके अबाउट आए? डायरेक्ट याद है क्या? नहीं सर, वो नो पैरेलल सर। पैरेलल वाला यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसके पैरेलल कोई ढूंढना पड़ेगा। तो क्या मैं इधर उधर ढूंढूंगा क्या? नहीं, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि मैं शिफ्टिंग तभी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा ये आई सेंटर ऑफ मास। तो मुझे लगता है आई सेंटर ऑफ मास हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है रिंग के MR लिए। स्क्वायर। MR स्क्वायर। बस काम बन गया। देखो कितनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कितनी है? d इज इक्वल टू कितना है? R। r जितना है। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ कि अगर मुझे आई चाहिए तो मैं डायरेक्ट करूंगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। और बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखा करेंगे mr स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कितनी है? r। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका? 2mr स्क्वायर। 2mr स्क्वायर। किसी को डाउट इसमें? समझ आया सबको? कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ओके गुड। चले, एक्सरसाइज 7.5 आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका आज का टास्क होगा एक्सरसाइज सेक्शन, जो प्रैक्टिस शीट में सेक्शन नंबर 7.5 सॉल्व करना, वो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही है। ठीक है, तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कंप्लीट करेंगे और आप लोग वो सॉल्व कर लेंगे एक बार। फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 7.5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। ओके No, चलिए। sir. ओके, तो ये बना दिया मैंने डिस्क, और अब आपको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। क्या पता चल रहा है डिस्क का शेप देख के? क्या पता चल रहा है कि ये जो एक्सिस है आई, इसका मतलब क्या है? ये प्लेन में है या परपेंडिकुलर है? प्लेन में। प्लेन। प्लेन में। सो ये है इन द प्लेन ऑफ डिस्क। चले सॉल्व करें यार इसका फिर जल्दी से। तो इसका वाला जो हम ढूंढेंगे, इसके पैरेलल वाली, वो कहाँ पर मिल जाएगी हमें? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। और वो भी क्या होगी? प्लेन में ही होगी ना, में। तभी पैरेलल है। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होगा इस बार डिस्क का? MR स्क्वायर बाय MR 4। स्क्वायर बाय। हाँ, तो ये याद रहना चाहिए यार। याद नहीं है तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर, इवन गॉड भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पता था सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये होता है, पैरेलल की शिफ्टिंग लगा देनी है, काम बन जाएगा यार। तो फिर से चलो मैं लिख देता हूँ क्या, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, डी और अच्छा बना देते हैं। हाँ, अभी क्या है, आई हमें निकालना था, आई सेंटर ऑफ मास फॉर दिस पर्टिकुलर केस कितना है? mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितनी है? r स्क्वायर। क्लियर? तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/4। ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछ सकता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगी? √5r/2। क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ा करेगी क्या रेडियस ऑफ गायरेशन? नो सर। नहीं सर, सीधे क्या कर देना, इसको m के स्क्वायर करना है, तो m तो कट होने वाला है और k स्क्वायर से वो रूट में आ जाएगा, तो ये पूरे नंबर पे रूट लगा देना,
तुरंत रेडियस ऑफ गायरेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, अभी आइडिया लग रहा है आप लोग को, तो बढ़िया बात है। और देख लेते हैं एग्जांपल्स। मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सो अभी ये है सॉलिड स्फीयर है m, r का, ठीक। अभी ये क्या था, ये हमने दिया ही नहीं, ये था एक्चुअली डिस्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट क्या है, डिस्क है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, सॉलिड स्फीयर तो उसके अकॉर्डिंग। चलो सॉल्व करें। इसका एज के अबाउट आई बताना है आप लोग को। तो भाई सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास याद है ना, क्या रहता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? 2/5 2 by mr. 5 mr. 2 by 5 mr. 2/5 mr. बहुत बढ़िया यार, बहुत याद है तुम लोग को। टेस्ट में देखेंगे कितना याद रहता है। चले, तो आई 2/5 mr² हो गया, तो अभी आई तुरंत आ गया। आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर, देखना है डिस्टेंस कितनी दूर है। सो आई सेंटर ऑफ मास अपना हो गया 2/5 mr² प्लस डिस्टेंस की शिफ्टिंग कितनी है अभी, r² की ही है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आंसर, 7/5 mr²। Mass square. ठीक है, अच्छा है, काफी बढ़िया है। चलो एक और देख लेते हैं। ओके, ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। स्क्वायर प्लेट है, पता कैसे चलेगा स्क्वायर है, लेंथ से। ये भी एल है और ये डिस्टेंस भी एल है। चलो सॉल्व करें सब लोग जल्दी से, देखें कर पा रहे हैं कि नहीं। फिगर से क्या पता चल रहा है, एक्सिस कैसी है? Perpendicular. Perpendicular to both. ओके गुड। सो पहली बात तो ये तुरंत पता चल जानी चाहिए कि ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसका मतलब इसके पैरेलल कोई ढूंढनी पड़ेगी। तो इसके पैरेलल वाली सेंटर ऑफ मास से पास होती ये हो जाएगी। Yes sir. अच्छा अब बताओ यार, इसके अबाउट क्या होता है? ml square by ml six. square by ml square 6. by 6/6. वेरी गुड यार, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई, सबको सब याद है। क्या नोट्स बगल में रख के बता रहे हो क्या? No sir. No sir. पक्का No ना? sir. हाँ चलो No, ठीक sir. है, ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। चले, तो अभी ये सिचुएशन हो गई, तो अभी क्या बचा, सिर्फ ये डिस्टेंस देखना बचा है। तो चले रुके पूछ लेते हैं यार, किसी से पूछ लेते हैं, पता तो चले कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके आर्या कुनरे, आप बता सकते हैं ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी? आर्या, Yes sir. yeah, can you explain what is this distance for this particular case? Not the exact value, कैसे फाइंड करेंगे, how will decide कि ये कौन सा डिस्टेंस है exactly? Sir, I'm not sure. Still you can tell, you won't lose any money. Sir, I don't know. Okay fine, like you can't even try. ये डिस्टेंस एग्जैक्टली फिगर से देख के बताना है, विच इज दिस डिस्टेंस, एल है क्या ये? No sir. किससे No, रिलेटेड sir. है? Diagonal. Diagonal. डायगोनल से Diagonal. रिलेटेड है। Good. ये डायगोनल से रिलेटेड है। अभी डायगोनल से रिलेटेड है तो अभी काम बन गया ना। अगर और अच्छे से ध्यान दे तो ये डायगोनल का हाफ है। क्लियर, सबको समझ आया? ये डी डिस्टेंस क्या है, डायगोनल का हाफ डिस्टेंस है। तो यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर डी नहीं सोच पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डी विल बी हाफ ऑफ द डायगोनल, सो डी इज इक्वल टू डायगोनल बाय हाफ।
बाय 2। डायगोनल कितना होता है यार स्क्वायर का? √2 सो अगर L मैंने by root 2. में 2 का डिवाइड किया, सो ये 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अब ये मत पूछना कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 आएगा 2। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा जिससे एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है? L बाई √2। अभी काम बन गया यार, अभी तो बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। क्या था? I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो I सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? m इंटू AL स्क्वायर बाई 6, ये हमें याद रखना है। और ये हमने थोड़ा सा मेहनत करके फाइंड कर लिया, थोड़ा एफर्ट लगाया और ये आ गया L बाई √2 का स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 2। सो इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर है हमारे पास 1/6 और यहाँ पे आएगा क्या? 1/2। अच्छा, 2/3। पूरा इतना m वाला लिखना नहीं होता है, ऐसे माइंड में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही ज्यादा सॉल्व करते हैं। तो 1/6 है और 1/2 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? 3/6। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया 4/6. तो अब हम ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 4/6। दैट मीन्स 2/3। 2/3। तो आंसर जो आने वाला है वो आएगा क्या? 2/3 mr स्क्वायर, सॉरी ml स्क्वायर। डन यार, समझ आया क्या सबको? यस Yes, सर sir. ओके, Yes, गुड sir. गुड। अब एक और थोड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं और अच्छा वाला, देखें। सो लेट्स से स्क्वायर प्लेट में ओके, ये स्क्वायर प्लेट है और हमें, ठीक है 2D में कर लेते हैं, वो बेटर फील आएगा। इस एक्सिस के अबाउट बताना है। समझ आया सबको? ओके, चलो क्वेश्चन समझ आया सबको? ये स्क्वायर प्लेट है और हमें किसके अबाउट बताना है? अच्छा, अब बताओ, हमें इसके पैरेलल वाली ढूंढनी पड़ेगी। Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसकी पैरेलल वाली कैसी दिखेगी वो थोड़ा सा आप समझे। एक प्लेन पे ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो पैरेलल आप सर्च करोगे वो ऐसी होगी। क्या Diagonal. डायगोनल? क्या हमें इसके अबाउट पता होता है क्या? ये आई सेंटर ऑफ मास नहीं No, पता, sir. नो सर नहीं sir. पता। अच्छा, तो इसका मतलब हमें ये गिवन सेंटर ऑफ मास नहीं पता, बट कोई और सी पता है क्या? मतलब जिससे हम यूज कर सके, फाइंड कर सके कुछ। Component ट्रायंगुलर करेंगे प्लेट तो नहीं, कंपोनेंट नहीं करते इसमें। ट्रायंगुलर प्लेट ट्रायंगुलर प्लेट, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया अप्रोच था ये, मतलब वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा थॉट दिया आपने, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ, हम एक थॉट ये रख सकते हैं, एक थॉट ये सही है, बिल्कुल सही है। हम क्या कर सकते हैं इसे? दो Triangular ट्रायंगुलर plate. प्लेट जैसे सॉल्व कर triangular सकते हैं ना, plate. दो ट्रायंगुलर प्लेट जैसे सॉल्व कर सकते हैं तो काम बन जाएगा। सो अगर मुझे आई सेंटर ऑफ मास चाहिए तो देखो दोनों ट्रायंगुलर प्लेट सेम होंगी ना, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या? इट विल बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये अच्छा था, आई सेंटर ऑफ मास विल बी 2 टाइम्स ऑफ आई ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये चाहिए रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको पता ही है, जस्ट अभी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, क्या आ जाता है ये? L by root L by root 2. √2। फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी L बाई √2। तो चले सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, एक गलती और मत कर देना, इस प्लेट का मास अब कितना बचेगा? M by 2. m by 2 2।
तो चले सॉल्व कर लेते हैं क्या आंसर आता है। तो आई सेंटर ऑफ मास ये आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ एक प्लेट का लिख देते हैं। याद है एक प्लेट का क्या होता है? 1/6 1/6 mh square. ओके वेरी गुड 1/6 mh स्क्वायर। सो ये हो जाएगा क्या 1/3 m और h की वैल्यू क्या है L/√2 का स्क्वायर। ठीक है तो आंसर कितना आ गया 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना ml²/6। रुके कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ m कितना होगा m/2 होगा। तो आंसर कितना आ गया ml²/12। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझें। याद है स्क्वायर में ml²/12 किसका होता है? Thin rod. नहीं पता भाई, ml²/6 होता है। किसका होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, और कोई हमने देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि पहले हमने ये सीख लिया, इतना हमने सीख लिया। अब मुझे ये आई चाहिए। तो आई कितना हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ये याद रखना है कि ये सेंटर ऑफ मास कैसा है, इन द प्लेन ऑफ प्लेट है। हमें वो जो पता था वो क्या था, परपेंडिकुलर रहता था। तो अभी मैं प्रूव करूंगा कि मैं किस मेथड से इसमें सोच रहा था आपको बताने के लिए। चले पहले ये देख लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास कितना आ गया ml²/12 प्लस m इंटू, देखो पूरा मास शिफ्ट करेंगे अभी, और कितनी डिस्टेंस है अब फिर से लिखने की जरूरत अभी था, ये कितनी है L/√2। अब ये फर्क होता है यार, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो पीछे भी कई बार आ चुका है इस तरीके से, स्क्वायर के डायगोनल का हाफ, तो वो याद रख लेता है यार, बाद में करता नहीं रहता कि L√2 पहले लिखेगा फिर 2 करेगा फिर √2 कट करके टाइम वेस्ट करेगा। उसे डायरेक्टली याद रहता है कि हाफ रूट L/√2 है, L/√2 का स्क्वायर। क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दें 7/12 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें अभी तक? नहीं। अब मैं बताता हूँ कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था। मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से एक्सप्लेन करना चाहता था। कैसे? हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जो होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट हमें पता था क्या होता है, इसके अबाउट हमें पता था कितना होता है ml²/6। ठीक है पता है ml²/6। तो हमें ये पता है ना कि अगर हमें परपेंडिकुलर के अबाउट पता है तो हम कोई दो एक्सिस प्लेन में ले सकते हैं ना। तो इसका मतलब मैं एक ये एक्सिस ले सकता हूं और ये एक्सिस ले सकता हूं, और ये दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो ये लेट से मैंने बोला इसे I1, लेट से I1 इज इक्वल टू I0, और बिकॉज ये क्या है स्क्वायर है तो कोई सा भी डायगोनल चूज करो दोनों सिमिलर होगा। I2 भी क्या होगा I0 होगा यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी हम यूज कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्लेन में है I1 प्लस I2 वो मिला के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर वाला है। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और ये कितना है ml²/6। सो 2I0 कितना आ जाएगा ml²/6। तो इसका मतलब I0 की वैल्यू कितनी आ गई ml²/12। समझ आया ये पैटर्न? ये भी अच्छा अप्रोच था जो आपने डायगोनल वाला सोचा है, बहुत ही प्लेट वाला वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है, और इस तरीके से भी हम थॉट दे सकते हैं प्लेनर वाला। आइडिया समझ आया? अच्छा हाँ, अभी एक और स्पेशल वाली बात, एकदम 5 स्टार वाली बात। 5 स्टार मतलब फिजिक्स वाले 5 स्टार, चॉकलेट वाले नहीं। ठीक है, ये हुआ। अभी समझो कि यार स्क्वायर प्लेट की पता है इतनी खास बात होती है कि स्क्वायर प्लेट की सिमेट्री इस तरीके से होती है कि
अभी सोचो, मैंने भी आपको बताया कि इसके अबाउट कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है इसके अबाउट। डायगोनल के अबाउट अभी हमने देखा, डायगोनल के अबाउट क्या रहता है, ml²/12। ml²/12। तो ये बताओ यार, डायगोनल के जगह पर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले भी तो दो चूज कर सकते थे ना। इस फिगर में डायगोनल के जगह हम हॉरिजॉन्टल वाले दो भी तो चूज कर सकते थे, ये जो मैंने ग्रीन ड्रॉ किए हैं। यार समझ आया कि नहीं? यस सर। तो इसका Yes. मतलब चाहे किसके अबाउट भी देखो स्क्वायर में सेम रहता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये है आई एक्स, ये है आई वाई, ठीक है, ये मान लेते हैं आई डी, डी मतलब डायगोनल, ये सब क्या रहने वाले बराबर। चलो इसे कुछ और नेम दे देते हैं, क्यों आई एक्स देना है, लेट्स से आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री है, ये आई फोर है, सब क्या होते हैं, सिमिलर सेम। होंगे, सेम रहेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे पता चलती है, आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री इज इक्वल टू आई फोर। और अब एक और अच्छी बात बता रहा हूँ जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, एक आई फाइव मैं रैंडम सा ले लेता हूँ, वो भी इक्वल होता ही है। और रैंडम सा मतलब देखें, स्क्वायर की खास बात क्या है कि अभी ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, मैं इवन नॉन सिमेट्रिकल एक्सिस भी ले लूं, आई फाइव, उसके भी अबाउट में बराबर होता है। मतलब स्क्वायर प्लेट में फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे सिमेट्रिकल कट करो, आप ऐसा नॉन सिमेट्रिकल भी सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ कर दोगे, उसके अबाउट भी आंसर क्या आता है। समझ आया सबको? तो नेक्स्ट टाइम मेरे से पूछने मत लगना सर ये देखिए सिमेट्री नहीं है, इधर इधर ज्यादा कट किया, इधर कम कट किया है, रहेगा लेकिन symmetry वो रहेगा। सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए ना। हाँ, अगर आप थोड़ी सी गौर करोगे तो जो पैटर्न इस तरीके से है, जो पैटर्न यहाँ मिलता है वो पैटर्न यहाँ मिलता है, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, इनडायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा बट वो सिमेट्री ही है। समझ आ रहा है ना, स्क्वायर प्लेट की खास बात है, बस हाँ सेंटर ऑफ सर। मास से पास होना चाहिए, ये मत पास करा देना कहना सर ml²/12 होगा, अब कोई सिमेट्री नहीं बची इसके अबाउट, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है यार यहाँ तक सबको ओके होगा किस तरीके से हमें एक्सिस थ्योरम्स को यूज करना है। डन। चले अब एक और अच्छी चीज देख लेते हैं, ये काफी अच्छी बातें हो गई हैं, एक और पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के बाद आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल के बाद मैं वो लॉजिक बताऊंगा तो आपको आ जाएगा। लेट्स से हाफ रिंग है, ठीक है, ये हाफ रिंग है और हमें चाहिए इस रिंग का जो रोटेशन है वो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, मतलब इस तरीके से। अभी मैंने फिगर गड़बड़ कर दिया, 2D बना दिया, कोई बात नहीं है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू ए, क्लियर। तो ये पॉइंट है ए, ये मान लेते हैं बी, और ये है हाफ रिंग एम कॉमा आर की। तो आपको चाहिए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग about an axis passing through A and perpendicular to the plane of ring। समझ आया क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, आप समझ गए? सबसे बड़ी गलती कि हम सीधा शिफ्ट करा देते हैं किसके अबाउट, बी के अबाउट। बीच वाले के अबाउट, ठीक है। तो हम सीधे सॉल्व कर देते हैं क्या, कि अगर मैं लिखूं क्या, आई ए इज इक्वल टू आई बी प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, सही है क्या ये? नो सर। No, No. sir. ये रॉन्ग है, क्या यूज करना चाहिए हमें, सेंटर ऑफ इंस्टेड ऑफ आई मास। बी, Center of mass। यस, इंस्टेड आई बी यूज आई सेंटर ऑफ मास। तो भाई ढूंढना पड़ेगा ना कहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास,
2r by pi. R by pi. यहाँ पर, ठीक। अच्छा, क्या इसका आई सेंटर ऑफ मास पता होता है क्या? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब तो अब तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसका आई सेंटर ऑफ मास पता ही नहीं होता, लेकिन आई बी पता होता है ना, आई बी पता Yes. है ना सेंटर के अबाउट क्या होता है। तो क्या करेंगे, पहले आई बी से क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास, और फिर Center of mass. Center of हाँ, फिर उसको शिफ्टिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप समझें, स्टेप क्या होगा, स्टेप वन क्या फाइंड करेंगे, आई बी, वो होगा क्या, आई सेंटर ऑफ मास प्लस 2r बाई पाई का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं यार, ये बात समझ में आ गई सबको? So please repeat. ओके, हमें लेट्स से सेंटर ऑफ मास नहीं पता था, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ना कि जिसके अबाउट पता है उसे फाइंड करने का ट्राई करो, बट यूज करो सेंटर ऑफ मास को। तो मैंने क्या किया, आई बी हमें पता है, आई बी इज अबाउट द सेंटर, और सेंटर के अबाउट क्या होता है रिंग का, mr square. एम आर स्क्वायर। तो आई बी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकाल लेंगे, आई सेंटर ऑफ मास, और फिर ए को फाइंड करने में उसे यूज कर लेंगे। समझ आया सबको? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब मुझे आई सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आई बी माइनस एम इंटू 2r बाई पाई का। किसी को डाउट कोई इसमें? नहीं। अब स्टेप 2 पे आते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, I Hi A. तो आई ए इज इक्वल टू लिखेंगे अब आई सेंटर ऑफ मास प्लस कितने की शिफ्टिंग, 2r by pi. अच्छा मार खाओगे बेटा, ये हो जाएगी भाई, हाँ. समझा? ये सेंटर ऑफ मास 4r square by pi square root. Under root. समझा, 2r by pi square plus r square. एम इंटू डी स्क्वायर होगा, वेयर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वेयर डी स्क्वायर इज 2r बाई पाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ आया? Yes, sir. तो चले यार, आईसीएम को लिख देते हैं प्रीवियस वाली इक्वेशन से। आईसीएम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से IB ही minus देते हैं, यस, आई बी माइनस एम इंटू 2r बाई पाई का स्क्वायर, डन, ये हो गया क्लियर, प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। तो डी को अभी क्या लिखा हमने, 2r बाई पाई का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। r square. यार थोड़ी सी अगर ध्यान दो तो एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है क्या, एम इंटू 2r बाई पाई का स्क्वायर, और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस एम इंटू 2r बाई पाई का स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। देखो क्या हो रहा है, Cancel. कैंसिल आउट हो रहा है, और एट द एंड आंसर क्या आने वाला है, IB B plus MR square. अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था ये गलत है. कि ये गलत है, लेकिन एक्चुअल में ये सही है। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप समझें क्या, ऐसे यूज करना गलत है, टू यूज इट डायरेक्टली गलत है, बट इस स्पेशल क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हमने आईबी की जगह आईसीएम यूज करना चाहिए था, ये रॉन्ग है इसलिए, बट सॉल्व करके आ गया ये। तो इसका मतलब ये याद रखना है, वैलिड ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब सिर्फ इस स्पेशल क्वेश्चन में ऐसा हो गया है। तो अभी क्या है, बुक में सीधे ये लिख देता है, तो आपको लगता है कि आप कहीं पे भी शिफ्टिंग लगा सकते हो, कहीं पे भी शिफ्टिंग लगा सकते हैं क्या? No, sir. वो इस क्वेश्चन में अच्छी बात आ गई है कि हम वो शिफ्टिंग लगा सकते हैं। डन,
अच्छा, तो कब कब किस किस क्वेश्चन में ये शिफ्टिंग डायरेक्टली काम करेगी वो मैं आपको फील करा देता हूं। देखो ये कैंसिल क्यों हो गया, आप अगर थोड़ा सा फील करो कि ये कैंसिल क्यों हो गया, ये बेटा पाइथागोरस फॉर्मूले की वजह से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? इस पाइथागोरस रिलेशन की वजह से। इसका मतलब अगर ये तीनों पाइथागोरस सेट बनाएंगे तो कैंसिल होने वाला है, अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको स्पेशल पॉइंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये वाला कब हम यूज कर सकते हैं। देखें कब यूज कर सकते हैं। ये जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं नोन के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, नोन के अबाउट, तब हम किस सिचुएशन में करेंगे। देखें लाइक तीनों को पाइथागोरस बनाना चाहिए, मतलब कि कुछ इस तरीके से, सपोज ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। सो ये 1 है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये 2 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कुछ डिस्टेंस है d। डन। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब ये एक्सिस, अब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन चल रही हैं, मतलब इनको इस तरीके से दिखाया जाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज लाइक दिस। ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब समझे, ये जो 1 है ये थी नोन एक्सिस, नोन, और 2 क्या है, अननोन। अब पॉइंट ये है कि अगर नोन एक्सिस सेंटर ऑफ मास और अननोन दोनों से परपेंडिकुलर है, देन यू कैन यूज दिस सेटअप। मतलब अगर मैं बोलूं क्या कि इंस्टेड ऑफ, हमें यूज करना चाहिए था क्या, हमें अगर I2 फाइंड करना है तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, I सेंटर ऑफ मास प्लस m इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये करना चाहिए हमेशा। लेकिन हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास अननोन है, सो हम I2 निकाल सकते हैं I1 प्लस m इनटू डी स्क्वायर। मतलब हम किसे इग्नोर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को हम सीधा इग्नोर कर रहे हैं। तो वो कब कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड known is perpendicular to yes both. when known axis is perpendicular to both the unknown and the axis passing through center of mass। समझ आया यार सबको कि ये सिर्फ इसी स्पेशल केस में जिसमें ये तीनों क्या बनाएंगे, पाइथागोरस फॉर्मेट बनाएंगे, सिर्फ उसमें ही हम यूज कर सकते हैं, ऐसा सारे जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, पॉइंट समझ आया किस क्वेश्चन में हमने क्यों यूज किया है। तो मैं बता देता हूं कि किस क्वेश्चन में इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अभी रिंग के केस में यूज कर पाए, क्यों, रिंग के केस में देखो ये नोन थी, ये फाइंड करना था, और ये इसका सेंटर ऑफ मास था, दोनों कैसे थे, परपेंडिकुलर थे, तो डायरेक्टली काम कर लिया। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं, लेट्स से ये क्या 1/4 ऑफ अ रिंग, ठीक है। सो ये क्वार्टर ऑफ अ रिंग है m, r की, इसका इस 1/4 का मास ही क्या है, m है, और रेडियस r है। डन। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें चाहिए एक्सिस पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो ये मान लेते a, और ये पॉइंट क्या है b,
तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, आई ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई बी प्लस एम आर स्क्वायर, ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा। ये सिर्फ कब यूज होता है, बिकॉज नोन एक्सिस क्या है, बी, और हमें याद रखना है एक्सिस बी इज नॉट perpendicular to both A and center of mass। समझ आया क्यों रोका, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा ना, 2r/π पे। यस सर। समझ आ गया Yes, कि sir. कब यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया है, तो ये दोनों एक्सिस जो है परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए ये सेटअप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आइडिया समझ में आ गया आपको कि कब, जब ये पूरा ऐसा पाइथागोरस फॉर्म में ट्रायंगल बना रहे होते हैं तभी हम इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये स्पेशल पॉइंट भी समझ आ गया सबको। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर हमने यहाँ पे हमें बी का एक्सिस से नोन था ना, हाँ सेंटर से, लेकिन उस टाइम हम पूरा रिंग कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पे हम हाफ नहीं आएगा। नहीं भाई, क्या बताया था, भूल गए, ये बताया था ना कि ये रिंग है अगर, और इसका मैं इस एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूं तो ये हो गया एम स्क्वायर, लेकिन अगर मैंने रिंग का छोटा सा पीस उठा लिया, तो अगर इसका छोटा सा मास स्मॉल एम है तो आंसर क्या आएगा, स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में मैंने इस पार्ट का मास ही आपको कैपिटल एम दिया है, तो कोई टेंशन थोड़े है, समझा। हाँ सर। कैपिटल एम पूरे रिंग का मास है ही नहीं है, इस पार्ट का मास ही एम है, देख रहे हो। हाँ सर। हाँ, इस पार्ट का मास ही एम है, वही चीज इसमें इस हाफ रिंग का ही मास एम है, एम कॉमा आर। ओके यस सर। चले, तो मुझे लगता है सिंगल इंडिविजुअल का सब लोग को समझ में आ गया है, इंडिविजुअल सिस्टम का हम कैसे करते हैं। चले सॉल्व कर लेते हैं क्या, कंपोजिट सिस्टम, और बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। कंपोजिट सिस्टम या फिर कंपाउंड सिस्टम, जो अभी हमने सेंटर ऑफ मास में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कंपोजिट सिस्टम का हमें देखना है, तो कंपोजिट सिस्टम का कैसे देखेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे कंपोजिट सिस्टम का। सपोज ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, Individual center of mass. इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास लेके। और उसके बाद उनका डिस्क्रीट। तो भाई अभी भी क्या करेंगे कि इसका इंडिविजुअल लिखो, इसका इंडिविजुअल लिखो, और दोनों को किसके अबाउट शिफ्ट करा दो, जिसके अबाउट फाइंड करना है। समझ आया। ओके, तो बेसिकली कंपोजिट सिस्टम का हो जाएगा, इट इज the moment of inertia, it is the moment of inertia about any axis as the summation of moment of inertia of its all components about the same axis, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अबाउट द सेम एक्सिस। मतलब सपोज मैंने एक ऐसे रॉड रख दी, ऐसा टी शेप रॉड रख दी, और मैंने बताया कि यार इसके अबाउट मुझे चाहिए इस सिस्टम का, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पहले रॉड रखी है इसका कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस इस रॉड का क्या करोगे, तो लाइन पढ़ो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स ऑल कंपोनेंट अबाउट द सेम एक्सिस। तो मतलब आपसे अगर मैंने ये रेड वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो आप इसका आंसर भी रेड के अबाउट करेंगे, मतलब नीचे वाली एक्सिस को क्या करना पड़ेगा,
शिफ्ट करना पड़ेगा। टिल्ट। तो हमें किसके अबाउट पता है नीचे वाली एक्सिस का? सेंटर के अबाउट। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसके अबाउट शिफ्ट करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं। करा सकते हैं क्या? No, sir. नहीं तो करा क्या सकते। नहीं समझा? किस? नहीं सर। ओके, अभी पहले का हो गया ml²/3, ये हुआ फर्स्ट का। सेकंड का मुझे लिखना है किसके अबाउट? ये रेड वाली एक्सिस के अबाउट ही। तो मैं करूंगा ml²/12 प्लस शिफ्ट कराऊंगा। ml²/12 किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट। शिफ्ट करा दूंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये गलती ना कर देना कि ml²/3 करके शिफ्ट करा देना। समझा हाँ रहे हैं? सर। हाँ, तो ये नहीं होगा। अच्छा, लेकिन डी क्या है? ये। अच्छा, कुछ अभी याद आ रहा है क्या? रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस पर्टिकुलर केस में करा सकते हैं। क्यों? Perpendicular. परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर है। दिस इज अवर नोन, दिस इज अननोन एंड इट इज परपेंडिकुलर विद सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो इसलिए इस केस में करवा सकते हैं, अदरवाइज यूजुअली नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइडिया समझ में आया कि क्या करना है? यस सर। यस सर। इस लाइन का मतलब समझ में आया कि सेम एक्सिस के अबाउट करना है। सिर्फ आंसर बस मत लिख के चले आना, और जिसका जरूरत है उसको शिफ्ट कराएंगे। तो अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है यार, अभी एग्जांपल सीखेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। चले आराम से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से हमें इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। ओके, सो ये m, l की रॉड है जिनकी मैंने थिकनेस नहीं दी है। अगर थिकनेस नहीं दी है तो क्या करना है? थिकनेस को इग्नोर करना है भाई। अगर थिकनेस नहीं दी है तो टेंशन नहीं लेने लग जाना है, थिकनेस को इग्नोर करना है। तो ये रॉड क्या है? ये रॉड है m, l। ये रॉड भी क्या है? m, l। क्लियर? और इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। डन। चले सॉल्व करेंगे, फिर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन फिक्स है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of given system about given axis A perpendicular to the plane of system। यार ये परपेंडिकुलर का बहुत जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने क्या बोल दिया है, परपेंडिकुलर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये ए एक्सिस किस तरीके से, इस तरीके से है। परपेंडिकुलर एक्सिस को जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं। आपको समझ आ रहा है कि ये इनटू द प्लेन जा रही है, ऐसे। समझ आया आपको? भाई आंसर बिल्कुल बदल जाएगा अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा अभी आपको। अच्छा, क्लियर यहां तक? यस सर। अच्छा चलो अब निकालते हैं Yes, आई sir. सिस्टम। आई सिस्टम सॉल्व करते हैं यार। आई सिस्टम, तो मैं अभी वो शिफ्टिंग वाला लॉजिक आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले बेसिक वे पे लिख देता हूँ। तो आई सिस्टम मतलब होगा I1 प्लस I2। ये याद रखना है कि दोनों को किसके अबाउट सॉल्व करना है? ए के अबाउट। ए के अबाउट। एक्सिस। ठीक है, अबाउट एक्सिस ए। तो यार आई सिस्टम में अबाउट एक्सिस ए देखें, 1 क्या हो जाएगा? ml²/3। अच्छा हाँ, फिर से मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ यार। ये हो गया अपना, ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर है। ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया नंबर 1, और ये है नंबर 2। तो नंबर 2 में भी क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर जो इसकी एक्सिस होगी उसको शिफ्ट कराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस कितने की शिफ्टिंग? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
L square plus L by 2 square. Yes. Plus So D L will by be, 2 square. yes, D square will be L square plus L by 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, तो ये हो गया हमारे पास। सो ये हो गया m इंटू डी स्क्वायर। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो आई सिस्टम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस आई सेंटर ऑफ मास कितना होगा इसका, ml स्क्वायर बाई 12. 12. प्लस m इंटू डी स्क्वायर को मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख लेता हूँ। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी फिर, ये एल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 5 L स्क्वायर बाई 4। 4. तो मैं डायरेक्टली डी यहाँ पे रख देता हूँ। तो डी हो गया यहाँ पर m 5 L स्क्वायर बाई 4। तो अभी 4 है, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और एडअप कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, देखें क्या हो जाएगा। ml स्क्वायर बाई 3 ये तो रहेगा ही, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/12 प्लस इस पे कितना है 5/4, हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए 3. सेम हो जाएगा। तो 15/12 और न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं जब अगर डिनोमिनेटर सेम है। तो 15 प्लस 1 क्या आ जाएगा 16/12, मतलब किससे कट होगा 4/3 से। सो 4/3, सो 4/3 आंसर आएगा। तो अब मैं ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग सब कर लेंगे। आंसर आएगा 4/3 ml स्क्वायर। ठीक, अभी इसके साथ ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5/3 ml स्क्वायर। आई सिस्टम क्या आ गया 5/3 ml स्क्वायर। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि यार जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा यही रहे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ये फील करके करना पड़ेगा कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो किसके अबाउट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ये जो रॉड घूम रही है ये अपने इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है, घूम रही है ऐसे। ठीक है, ये जो हम टिल्ट ऐसे बना रहे हैं ये लाइन, इसका मतलब है कि ये एक्सिस इनटू द प्लेन है। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं अगर ये वाला सबको समझ आ गया है तो एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं और जस्टिफाई कराने का ट्राई करता हूँ। Find moment of inertia of given system about an axis A, और इस बार A क्या है, it is in the plane of system। ये क्या है इस बार, सिस्टम के प्लेन पे ही है। अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स को ये दो क्वेश्चन रियली में समझ आ गया, क्लियर प्रॉपर अगर समझ आ गया, उसको सेंटर ऑफ मास में दिक्कत, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिक्कत नहीं आने वाली है, गारंटीड। पहले बताओ ये एग्जांपल समझ आ गया सबको, यस सर। परपेंडिकुलर का। अब देखना यार इस प्लेन में क्या गड़बड़ होगी, और मैं बता रहा हूँ कि जिसे ये समझ में आ गया उसे काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। कैसे कि मैंने बताया जिस भी एक्सिस के अबाउट पूछा है उसके अबाउट हमें सारे कंपोनेंट्स का लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये इसी प्लेन में है, ये एक्सिस इसी प्लेन में है। तो ये हुआ हमारा कंपोनेंट नंबर ए और ये हुआ कंपोनेंट नंबर 2। तो ए का क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट बताओ, I1 कितना होगा अबाउट दिस एक्सिस, ml ml square square by 3. स्क्वायर बाय 3। पक्का सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अबाउट ए आंसर आएगा ml स्क्वायर बाई 3। ये बताओ रॉड 2 का क्या होगा इसके अबाउट, 0 अगर ब्रेड नहीं दिया हो तो, अगर थिकनेस नहीं दी वे तो हाँ 0। सर। और कोई कुछ कर सकता है। अच्छा जर्नल प्रोसीजर क्या है,
मुझे ए के अबाउट चाहिए तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? या स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताएं। अगर हमें ए के अबाउट चाहिए सिस्टम 2 का तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसका डिस्टेंस निकालेंगे I सेंटर ऑफ center मास of से। mass plus आई सेंटर ऑफ मास प्लस शिफ्टिंग। क्या करना पड़ेगा? आई सेंटर ऑफ मास प्लस शिफ्टिंग। बट वो जो एक्सेस होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास उसके अबाउट होता है आई ml स्क्वायर बाई 12। बट कब होता है? जब वो परपेंडिकुलर होती है उसके। अभी अगर मैं पैरेलल निकालूंगा तो कैसी होगी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस? horizontal. हॉरिजॉन्टल होगी। ये होगी आई सेंटर ऑफ मास। अब बताओ फॉर दिस क्वेश्चन आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इस रॉड का इसके अबाउट क्या होगा? एक का इसके ही अबाउट कुछ आएगा क्या? नो सर, अगर विड्थ 0 आएगा। 0 आएगा। अगर ये विड्थ नहीं दी है तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि हमेशा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके पैरेलल वाला ढूंढेंगे। और लकीली आई सेंटर ऑफ मास इस क्वेश्चन के लिए क्या है? 0। बेटा जिसे ये समझ आ गया ना कि इसके लिए 0 है आई सेंटर ऑफ मास, समझो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये पक्का सबको समझ में आ गया कि इसके अबाउट क्या होगा? आई सेंटर ऑफ मास 0। लेकिन अभी एक चीज तो बाकी है, क्या? Shifting. शिफ्टिंग MD square. तो ये मेन चीज है। तो आई 2 चाहिए हमें अबाउट ए। तो वो थोड़ा सा हमें याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई सेंटर ऑफ मास 0 है प्लस md स्क्वायर। तो ये 0 है प्लस m इंटू डी कितनी है? L. L. तो I2 कितना हो गया? ml स्क्वायर। सो इसका मतलब अभी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं बची। आई सिस्टम अबाउट ए वो आ जाएगा क्या? I1 प्लस I2। सो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर मतलब 4/3 ml स्क्वायर। पक्का यार ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ गई क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। यही मतलब मेन क्रक्स है। ये समझ आ गया मतलब आपको आइडिया आ गया कि क्या चल रहा है। डन? सर 1 फिर से बताइए। अच्छा 1 वाला फिर से देखें यार। 1 वाला ये था कि ये एल शेप था, बट ये जो एक्सिस थी ये परपेंडिकुलर थी। तो इसे मैं और अच्छे से बना देता हूँ यार। मतलब मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं। ये कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। 3D में एल कैसे बनाएंगे? ये एक्सिस है अगर, और एल इस तरीके से देखो। ये बेसिकली क्या है, ये रॉड पूरी परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के। ये 90 डिग्री बना रहा है इस रॉड से, इस एल से। तो बेसिकली इस रॉड का तो हो जाता है क्या? ml स्क्वायर बाई 3। लेकिन ये जो रॉड है इसका हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास ये परपेंडिकुलर होगा ना। और ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? ये समझा? तो इसका तो ml स्क्वायर बाई 12 हो गया, प्लस शिफ्टिंग लगा देंगे ये वाली d निकाल के। ओके यस। अच्छा फिर मैं बता रहा हूं कि अब ये देख के मत बोल देना कि सर किसी बुक में तो इसके अबाउट शिफ्ट कर दिया था, आपने क्यों नहीं किया। मैंने पीछे समझा दिया है कि कर सकते हैं जब ये ऐसा केस हो। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में ये वाला केस मिल रहा है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है इसमें ये केस फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। फिर भी मैंने नहीं किया क्योंकि आपको स्टैंडर्ड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा फास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है, तो अभी आप लोग फास्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो ये हो गई टी। ओके, और हमें इसके अबाउट चाहिए एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक्सिस क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस को इस तरीके से दिखाते हैं। याद रखना है मैं एक्सिस भी बना रहा हूँ, टिल्टेड दिखाते हैं इस तरीके से।
दोनों का स्पेसिफिकेशन फिक्स है, ये M, L की रॉड है और ये भी M, L की रॉड है। तो बताएं आई सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। आई सिस्टम किसी एक को 1 मानना पड़ेगा, किसी एक को 2। तो लेट से इसको बोला 1 और इसको 2, तो बताओ 1 क्या हो जाएगा। ml square by 12. यार सबको दिख गया, 1 डायरेक्टली क्या हो जाएगा ml square by ml square by 12 और 2 का क्या करना पड़ेगा अभी। I center of Shift. mass Shifting. plus Shifting. अबे तुम तो ऐसा रट लिए हो तो ना, डायरेक्ट आता है ना। डायरेक्ट पता है ना एज के अबाउट। हाँ ml square by 3 ml ml square square by by 3. ठीक है, तो ml स्क्वायर बाई 3 बात सही है, तुम लोग की टेंशन नहीं लेना, शिफ्ट भी लिख सकते हैं, आंसर ml स्क्वायर बाई 3 ही आएगा। ठीक है चलो, अच्छा मैं कर देता हूँ, टेंशन ना लेने लगो। ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर, ये शिफ्ट होगा और इसको मैं आगे लिख देता हूँ क्या, डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, सो अभी दोनों को ऐड कर देंगे 1/12। मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्व करना जल्दी से सीख जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट है वो फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जल्दी से सॉल्व करना आना चाहिए। ट्राई करो कि फ्रैक्शन क्या करो, मेंटेन करो। तो डिनोमिनेटर सेम करने का ट्राई करो, कितना रिक्वायरमेंट है 4 का, सो दोनों तरफ क्या डिवाइड करेंगे 4। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं, तो 4 + 1 क्या आएगा 5, आंसर क्या आएगा 5/12 ml स्क्वायर। यार कोई डाउट किसी को इसमें, भाई पूछ लेना यार अगर कुछ डाउट रहता है। एक्सरसाइज नंबर 7.5 करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 7.1 और 7.2 ना करो, 7.1 7.2 भी करना है, फिर 7.5 करना है। कल के लेक्चर में जो सिखाएंगे उसमें से आप 7.3 एंड 7.4 भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, शीट डिस्कशन सैटरडे को रहेगा, सैटरडे होपफुली सैटरडे मॉर्निंग और इवनिंग को रखेंगे हम डिस्कशन। चलो एग्जांपल देख लेते हैं और चलो इसका बताएं, सिस्टम का एक स्फीयर है और एक रॉड है। मैं लिख देता हूँ यार, ये एक्सिस क्या है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आई सिस्टम तो क्या लिखेंगे यार, आई सिस्टम। अभी मैं 1 2 करने की जगह मैं प्रॉपर लिख देता हूँ आई, रॉड लिखेंगे प्लस आई स्फीयर का। Here. अच्छा, बट किसके अबाउट, गिवन एक्सिस के अबाउट, तो आई सिस्टम क्या आ जाएगा, रॉड का क्या होगा, ml square ml square by 3 ml square by 3. क्योंकि एज पे रखा हुआ है। और स्फीयर का क्या होगा, शिफ्ट कराना पड़ेगा ना, Shift. हाँ. Yes sir. तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है स्फीयर का, 2/5 ml square 2/5 mr square. mr स्क्वायर प्लस m इंटू डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, तो यार ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L plus r plus l r plus l तो r प्लस l का स्क्वायर। समझ आ गया ना ये चीज yes sir यार। अब तो बस क्या है, थोड़ी सी सॉल्विंग है यार, अभी तो उतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 2/5 mr स्क्वायर प्लस r मैंने कितना गिवन किया हुआ है, L by 2. L by 2. l/2, तो r को लिख दिया हमने क्या l/2, तो ये हो जाएगा कितना, l/2 ऐड 3 करेंगे L by 2. l/2 स्क्वायर करेंगे तो 9l/4 4. क्लियर, तो ये आ जाएगा 9ml स्क्वायर बाई 4। अच्छा एक गड़बड़ है, ये आर भी क्या दी है, L by 2. अरे छोड़ो यार, by क्यों 2 मेहनत करनी नहीं है हमको, मन ही नहीं है हमारे,
इसे एल ही दिया हुआ है, आंसर अपना सॉल्व कर लोगे घर पे, ठीक है। आंसर यही रहेगा जो भी है। डन। आर जो गिवन होगा वैल्यू रख देना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना सॉल्व करके। समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब काफी सारा आइडिया तो ले ही सकते हैं इस तरीके से। चले और एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। ओके, तो ये 3 सॉलिड स्फीयर हैं। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहूं तो यहाँ पे शेप्स में से सर्किल ले सकता हूं, ठीक है, बट मन नहीं है। ओके, इसे रखते हैं, ऐसा ही ठीक लग रहा है। तो अभी ये 3 स्फीयर्स है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर्स है, सेम रेडियस के सिमिलर स्फीयर्स हैं, सिमिलर स्फीयर्स। एम कॉमा आर के स्फीयर्स हैं ये सारे, इनका इस एक्सिस के अबाउट बताना है। बताए तो क्या हो जाएगा यार, जल्दी से बताएं। पहले 3 एलिमेंट है ना यहाँ पर, आई इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. I3। I3 अब आप लोग क्या करते हो, एग्जाम में भी ऐसे लिखते हो यार, एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 स्फीयर कैसे हैं, Same. सिमेट्री में है, बिल्कुल Same. बिल्कुल Same. सेम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ I1 और प्लस I3। सीधे आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से, ठीक। अच्छा, अब ये जिनको 2 टाइम्स किया है, क्या उनका डायरेक्ट लिख सकते हैं या शिफ्टिंग कराना है कुछ? शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना shifting पड़ेगा ना, कराना। क्योंकि यार इनका इसके अबाउट हमें पता होता है, ठीक। तो इसका मतलब इसके अबाउट क्या होता है, 2/5 आई एम आर स्क्वायर। MR एम आर स्क्वायर, प्लस शिफ्टिंग कितनी, MR square एम आर MR स्क्वायर। स्क्वायर। की। तो इस तरीके से एग्जाम में करना है कि आपको डायरेक्टली ये लाइन लिखनी है। याद रखना, ये दोनों लाइन बिल्कुल स्किप करनी है। एग्जाम में पहली लाइन ये होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस I3 वाला। I3 के लिए तो ये सेंटर ऑफ मास वाला ही है ना, Yes, तो sir. इसके लिए क्या आंसर आएगा, सिर्फ 2/5 MR 2 बाय 5 टू MR बाय स्क्वायर। एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 प्लस अंदर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 7/5 है ये टोटल, इंटू 2 है तो कितना हुआ 14/5, और इधर 2 और है तो कितना आ जाएगा 16/5। 16/5. इसका आया आ जाएगा 16/5 MR स्क्वायर। डन। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, नो सर। गुड गुड। अब यार एक काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा, कई सारे क्वेश्चंस में आपको मिला होगा, तो ये यार इसको हम रेड स्टार्स बना रहे हैं। रेड स्टार्स मतलब यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? 2 मास सिस्टम, 2 मास सिस्टम, ओके, rotating about their or about axis passing from center of mass, axis from center of mass, ठीक है। मतलब क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है। क्या? सपोज 2 ऑब्जेक्ट है M1 और M2। ये क्या है, M1 है, ऑब्जेक्ट टाइप ले लेते हैं, ये M1 ऑब्जेक्ट है और ये एक M2 ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस दी है और दे आर फ्री टू मूव है। तो अगर ये फ्री टू मूव है तो किसके अबाउट हमेशा मूव करना चाहिए इन्हें, किसके अबाउट मूव करना चाहिए, center of सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सो लेट्स से ये इनका क्या है,
सेंटर ऑफ मास, और हमें इसके अबाउट आई लिखना है। तो बेसिकली मैं लिख रहा हूँ टू सिस्टम मास का आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कोई टेंशन वाली बात है होनी नहीं चाहिए यार। यार दोनों का M2 लिख दिया क्या मैंने? ये M1 है। देखिए कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। M1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? R1। और इसको क्या बोलते हैं? R2। तो आंसर में कोई टेंशन है ही नहीं। आंसर क्या होगा? सिर्फ M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। डन। अच्छा ये बताओ R1 की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली याद है ना? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है? एनीवन? M1 plus M2 M2 upon M2 upon M1 M1 plus M2 into R. R2. यस ठीक है। सो क्या होता है जब मुझे M1 से चाहिए तो किसको यूज करते हैं? M2. M2. M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसका सबका स्क्वायर करना है ना, इन सबका स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? M2 इंटू और यहाँ पर आएगा M1 बाई M1. M1 M2 का इंटू R का स्क्वायर। क्लियर? तो यार अच्छे से देखो कि इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? इसमें से M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर सॉल्विंग के लिए? देखे अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक M2 बचेगा और M1 इंटू R स्क्वायर बचेगा अपॉन M1 प्लस M2 बचेगा। डन। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? M1 बचेगा इंटू R स्क्वायर बचेगा अपॉन क्या बचेगा? M1 प्लस M2। तो यार इन दोनों को अगर ऐड करूंगा R स्क्वायर को कॉमन लेके, इसमें अगर मैंने R स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये M2 प्लस M1 ही बन जाएगा ना। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 1। सो मैंने ये बताया कि ये हमें याद रखना है क्या? दैट I कैन बी रिटन एज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R square. R square. This is also written as mu into R square. इसका मतलब mu क्या है यहाँ पर? M1 M2 बाई M1 plus M2. M1 plus M2. ये हो जाता है I about center of mass। क्लियर? तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं where mu is called reduced mass। मतलब अगर दो सिस्टम ऐसे दूर दूर रख दिए जाते हैं तो उनका इफेक्टिव मास कम हो जाता है और वो बचता है M1 M2 बाई M1 प्लस M2। तो एक क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास में मिला होगा जहां पे आपको R फाइंड करना है, I गिवन है। समझ गए क्या कर सकते हैं? I इज इक्वल टू म्यू इंटू R स्क्वायर टाइप पे सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया ये सिस्टम, टू मास सिस्टम का? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चले तो आज थोड़ा सा लेक्चर हम एक्सटेंड भी करेंगे क्योंकि अभी एक और टॉपिक हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, रेसिडुअल सिस्टम। अभी तक हमने कंपोजिट सिस्टम देखा था, अभी नेक्स्ट क्या छोटा सा है, आपको पता भी है, पीछे हमने सेंटर ऑफ मास में डिस्कस भी किया हुआ है, रेसिडुअल सिस्टम। यार रेसिडुअल सिस्टम क्या होता है? Mass is removed. हाँ, मास क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो यार मैं अब आपको समझाऊंगा भी नहीं, मतलब ऐसा लिखूंगा नहीं कि रेसिडुअल कैसे करना है, सीधे एग्जांपल से बता देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है? क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर था, स्फीयर नहीं डिस्क ले लेते हैं, चले डिस्क है M, R। क्लियर? अभी आपको फाइंड करना है, देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of
गिवन सिस्टम। कब? जब हमने इस डिस्क से एक छोटी डिस्क क्या कर ली, रिमूव कर दी। ओके, तो अभी डिस्क कितनी बची, सिर्फ इतनी बची। समझ आया क्या? तो क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन ये है कि इनिशियली बिफोर रिमूवल its mass was m। मतलब ये जो m कॉमा आ रहा है ये बचा हुआ मास नहीं है, ये कौन सा मास है, पहले वाला मास है। ठीक, तो इसका मतलब यार सॉल्व करने में कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम, नहीं पहले लिख देता हूं अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और अबाउट गिवन एक्सिस, जस्ट गिवन एक्सिस, और मैं एक्सिस दे देता हूं, दिस एक्सिस इज इन द प्लेन। तो ये क्या है, इन द प्लेन है। तो यार एक कॉमन लॉजिक है, बताओ क्या करना पड़ेगा, एकदम कॉमन सा आइडिया है। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, टोटल माइनस उसका। बस सिंपल है यार। समझ आया क्या सबको? अगर मुझे इसका चाहिए ये वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक, तो बिल्कुल डरना नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा किसके, टोटल माइनस, ये मैं टोटल को बस ऐसे हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, इसे समझ मत लेना, माइनस ये वाला। समझ आया क्या सबको क्या करना है? क्या टफ है क्या ये कुछ ऐसा? नहीं, बस ये है कि 2 बार अब फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइडिया क्लियर, समझ आ गया सबको यार? यस सर। Yes, है sir. ना? तो चलो कर लेते हैं। गलती पता है क्या होती है, मैं बार बार बता ही रहा हूं, ये हमें पता है m कॉमा r, गलती क्या होती है इसके m में, इसका m अब पूरा m नहीं है। समझ आया? तो इसका m कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल m कैसे फाइंड करेंगे, क्या आइडिया है? पूरा m किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, पूरा m किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यस IR पूरा m डिवाइडेड m बाई by r square। इनटू क्या करेंगे अपना पाई आर स्क्वायर। Area. हमारा r Area। कितना है, r/2। R by R/2। 2. यार ये समझ आया m निकालना सबको? तो अभी लॉजिकली m कितना आ जाएगा, m/4। यार अगर ये गलत हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। आइडिया समझ आया कि जहां गलती होती है वो मैंने बता दी है। तो रेसिडुअल सिस्टम कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होती है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चले, हमें आई चाहिए रेसिडुअल का, तो क्या हो जाएगा, आई कंप्लीट माइनस आई टू बी रिमूव्ड, जिसे हमने रिमूव किया हुआ है, जो रिमूव करने वाले हैं। तो टोटल का इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है डिस्क का, MR square by 4. भाई क्लियर है सबको क्या होगा, mr²/4। मार्स। यस, माइनस, अब देखे टू बी रिमूव्ड, डायरेक्ट लिखेंगे या शिफ्टिंग की जरूरत है, भाई डायरेक्ट लिख दोगे, शिफ्टिंग की। Shifting. शिफ्टिंग। जरूरत है। Shifting. हाँ, तो इसका मतलब उसका छोटा m है, और उसका मान लेते हैं r भी क्या है, छोटा r है कुछ, इसकी रेडियस भी क्या है, मान लेते हैं कुछ स्मॉल r है। जब आप थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप फास्ट करने लगोगे, स्मॉल r लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट ये नोट्स है इसलिए मैं आपको ये लिख रहा हूँ, स्मॉल m इंटू
आर स्क्वायर बाई 4, ये हो गया क्या छोटे वाले का, प्लस शिफ्टिंग कितनी है, आर R डिस्टेंस by Small r. 4. R by R ये by आर बाई 4. 4 का स्मॉल आर है ना डिस्टेंस, Small r. Small r. स्मॉल आर बाई डी इज इक्वल टू कितना है, स्मॉल आर है। वो बात की अलग है कि आपको दिख रहा है कि स्मॉल आर आर बाई 2 है, वो मैं भी करूंगा आगे, बट पहले मैं आपको सिर्फ शिफ्टिंग सिखा रहा हूँ। सो ये हो गया ठीक। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एम को कितना लिखना है, M by 4. M by 4. स्मॉल आर को कितना लिखना है, R by R by 2. आर बाई 2 बाई 4 प्लस स्मॉल एम को एम बाई 4 इंटू आर को by 2. आर बाई 2 का स्क्वायर। समझा यार सबको? तो यार अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस, इसलिए बोल रहे हैं कि ये टफ नहीं है, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा है यार इसमें, बस और कुछ नहीं है। तो देखें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा यार, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये कितना हो गया 4 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 16। ओके, तो ये 5 बाई 4 अलग हो गया सॉल्व करके, और ये क्या गया एम आर स्क्वायर बाई 16। कोई डाउट किसी को इसमें? ओके, तो इसका मतलब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 4. करने के लिए, 4 बस से नहीं 16 16 16. 16 का करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम, क्या आएगा डिनोमिनेटर 64, 64. और ऊपर क्या आएगा 16 माइनस 5, मतलब क्या आंसर आएगा 11 by 6. 11 बाई 64। तो ये आ गया भाई अपना आंसर आए रेसिडुअल का, क्या आ जाएगा 11 बाय 64। आंसर्स बेटा ऐसे बड़े बड़े ही आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बताओ यार समझ आया कि नहीं रेसिडुअल क्या करना है? यस सर। पक्का सबको आ गया? हाँ। अच्छा ओके ठीक है ठीक है। सोचो अभी इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई करेंगे। अब मैं 2 डिस्क रिमूव करता हूं। अब देखिए, सो ये हमारा रिंग है और अब हमने 2 डिस्क रिमूव की हैं। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा 2 बार नहीं सॉल्व करना, भी आपको एक कॉमन आइडिया आ जाना चाहिए कि 2 दो into सिमिलर, यस यस वेरी गुड। सो इसके अबाउट अगर मुझे चाहिए तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं कि आप देख लो कि समझ में आ रहा है कि छोटी वाली 2 डिस्क रिमूव करनी है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई रेसिडुअल complete. का आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स 2 ऑफ into आई स्मॉल डिस्क। क्लियर यार, ये समझ आया? Yes. Yes sir. अच्छा अभी देखो Yes, sir. ऊपर ही हमने सॉल्व किया है, तो अब मैं पूरा फिर से इसे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फ्रॉम अबव क्वेश्चन 2 into प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर कितना आया था 4 बाई 16 एम आर स्क्वायर, ये आया था। यस यस सर। क्लियर फ्रॉम अबव क्वेश्चन। बेटा जो ये पेज ही डिसअपियर करा देंगे उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर हमने ये निकाला था स्मॉल वाली डिस्क का इस एक्सेस के बाद, बस 2 टाइम्स करा देना, आंसर आ जाएगा इतना। क्लियर? तो देखें अभी अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये एक 2 कट हो जाएगा, तो इसका मतलब इस बार मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 4 का, 4 का। सो ये 2 से हो जाएगा 8 का करना पड़ेगा भाई, 8 का. Yes sir. 8 और 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा 3, 3. 3 by 8 m r square. 3 बाई 8 एम आर स्क्वायर। भाई कुछ समझ आ रहा है, 2-4% कुछ क्या चल रहा है? पक्का? यस। अच्छा अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ कर देते हैं।
क्या देखेंगे? अभी क्वेश्चन को रुको, टफ करते हैं, मतलब ठीक है, समझेंगे आप? इसको और थोड़ा स्टाइलिश कर देते हैं क्वेश्चन को। ये जो डिस्क थी, अरे ये गड़बड़ हो गया, ये दो डिस्क हमने रिमूव की हैं इससे। अच्छा, अगर मैं स्फीयर से एक छोटा सा हटाऊंगा तो इस छोटे वाले का m कितना आएगा? m/4। m/4 नहीं, स्फीयर बोल रहा हूँ भाई। स्फीयर मतलब किसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड था? साइड वॉल्यूम में, वॉल्यूम में वॉल्यूम क्या आएगा? कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू हमारा वाला वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई इंटू r बाई 2 का क्यूब। तो बेसिकली ये सब कट होगा, 1/2 का क्यूब मतलब m/8 8 आएगा। ठीक है, तो मैं अभी स्फीयर के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, ओके अभी क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम देखना कि अब आप सोचोगे कि मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए कैसे। एक डिस्क लूंगा, बड़ी डिस्क का, इसके अबाउट माइनस दो छोटी डिस्क का। क्या ये दो छोटी डिस्क का सेम है क्या? नो सर। नो सर क्यों अलग क्यों है? क्योंकि दोनों में शिफ्टिंग अलग एक अलग आर पे होगी, एक टू आर पे। डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो मेथड होगा ये क्या हो जाएगा? टफ पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखें अगर मैं आपको इस मेथड से बताऊं, हाँ ये मैं इसे ये करना भूल ही गया। ठीक है, तो अभी सिचुएशन है कि अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, लेट से मैंने निकाला इसका I1, इसके अबाउट इसका हो गया कुछ I2, इसके अबाउट हो गया कुछ I3, ये हो गया लेट से कुछ I डैश। ठीक है, और ये है कुछ I1 और ये है कुछ I। तो देखना कितनी मेहनत पड़ने वाली है। I इज इक्वल टू I रेसिडुअल इज इक्वल टू कितना आएगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा I माइनस I डैश। ठीक, I माइनस I डैश। तो अगर I निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा I1 प्लस M इंटू आर स्क्वायर की शिफ्टिंग माइनस I डैश। अब देखना I डैश हो जाएगा, अगर निकालना है तो I2 पे भी शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी। कितनी? MR R/2 की, और उसका M भी छोटा वाला है, M इंटू R/2 का स्क्वायर। डन, माइनस और क्या करना पड़ेगा अभी? दूसरे वाले का भी लिखना पड़ेगा। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? I3 प्लस M इंटू कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये? 3r/2 3r/2। स्मॉल m है ये, 3r/2 का स्क्वायर। देख रहे हो कितनी ज्यादा मेहनत हो रही है। ठीक है, सो इंस्टेड दिस हम एक दूसरा लॉजिकल अप्रोच करते हैं। क्या? फॉर सेंटर ऑफ मास से I रेसिडुअल center of mass के about R residual. Okay, good. So for symmetrical removal, for एक second, for symmetrical removal, solve I about which the symmetry is present is
प्रेजेंट, और यूजुअली वो पॉइंट क्या रहता है, यूजुअली वो पॉइंट होता है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देन शिफ्ट द होल रिमेनिंग सिस्टम, देन शिफ्ट द होल रिमेनिंग सिस्टम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अभी इजी हो गया, क्वेश्चन लेंदी है बट इतना लेंदी नहीं रहेगा, थोड़ा तो इजी हो जाएगा। मतलब अगर हमें ये सॉल्व करना था, अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था तो हमें जो भी एक्सिस के अबाउट पूछा है, ये वाला एक्सिस के अबाउट पूछा है डिस्क का, हम क्या करें, हमें इस एक्सिस के अबाउट पूछा है ना, इसके अबाउट, तो हम क्या सॉल्व करें, पूरे सिस्टम का इसके अबाउट करें, पूरे सिस्टम का इसके अबाउट करें और फिर शिफ्ट कर दें। समझ आया? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई रेसिडुअल या आई हमें चाहिए जो, वो रिक्वायर्ड आई क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आई अगर हम देखें तो पूरे सिस्टम का हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, कितना आया था 3mr²/8। तो पूरे सिस्टम का क्या आया था, I इज इक्वल टू आई सिस्टम प्लस शिफ्टिंग। अच्छा, एक शिफ्टिंग में गलती हो जाती है, हम क्या रख देते हैं यहाँ पे, पूरा एम, क्या पूरा एम लिखेंगे, क्या नहीं, एम सिस्टम का लिखेंगे इंटू d²। तो मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू सिस्टम का आई कितना था 3/8 mr²। इतना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया हुआ है। प्लस शिफ्टिंग में भी क्या गलती होगी कि मास ऑफ सिस्टम कितना बचा है, टोटल मास -2 टाइम्स ऑफ वो छोटा वाला एम। समझ आया क्या सबको? yes, sir. हाँ, तो दो गलतियां होने के चांस है। एक तो पहले हमें पूरा ये चाहिए, रेसिडुअल सीखना है और रेसिडुअल को शिफ्ट करना भी आना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/8 mr² प्लस m इंटू -2 इंटू स्मॉल m कितना, m/4 जितना है। 8 वो स्फीयर के लिए था भाई, ये हम डिस्क सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी भी क्या है, डिस्क है। ओके, तो m - m/2 कितना बचेगा, m/2। डन। सो आंसर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 7/8 mr²। यार समझ आया सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्राइटेरिया है, काफी मतलब अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है।